नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने के सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में या कथानक में एक अनुभव को साझा किया गया था कि कैसे हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन जिनको कि कुछ लोग परंपरागत शेड्यूल कास्ट कहते हैं, लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल उनको शेड्यूल कास्ट या कुछ और भी नामों से संबोधित करना जो है, जो हमारे भारत के संविधान है और जो इज्जत संविधान देना चाहता है हर एक नागरिक को और उनको भी, तो उस भावना के विपरीत है, उस गरिमा के विपरीत है। इसलिए जो संबोधन है भारतीय अवाम ताकत दल का इतना है कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, तो वो हमारे भारतीय भाई बहन है, पिछड़ापन है। जब भी इन भारतीय भाई बहनों का आशीर्वाद होगा, सबका का उपकरण हाथ में आएगा, वो पिछड़ापन दूर करके और सबके साथ और जो राष्ट्र की मुख्य धारा है उनको लाकर ये पिछड़ापन भी जो है पिछड़ापन का भी जो कलंक है वो भी भारतीय अवाम ताकत दल दूर कर देगा और तब सभी लोग हमारे सिर पर रह जाएंगे भारतीय भाई बहन। तो ये मकसद है, ये लक्ष्य है भारतीय अवाम ताकत दल का अपने पिछड़े भारतीय भाई बहनों के प्रति कि एक तो उनको भारतीयता के सूत्र में बांधना है, कैसे उनको एहसास दिला करके कि आप हमारे भारतीय भाई बहन हैं और आपको इज्जत देना, आपको प्रतिष्ठा देना और वो सम्मान देना जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदि महापुरुषों ने भारत का संविधान बना करके पहले ही दे रखा है। बस उसी के अनुसार वो इज्जत, वो सम्मान और सेवा देना है अपने सभी भारतीय भाई बहनों को। तो उस संबंध में सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हमारे उस पिछड़े भारतीय भाई बहन में कुछ ऐसे अनुभव साझा किए गए, कुछ समाजवादी पार्टी के भी जो घोर समर्थक समाज में भी हम लोग गए और वहाँ भी इसी तरह की चर्चा। इसलिए देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल के लिए हमारे सभी 135 करोड़ भारतीय भाई बहन जो कि इन समाज की विघटनकारी जो ताकतें हैं समाज को बांटने वाली, वो अलग अलग कुनबों में इन सबों को बांट रखा है और अलग अलग गलत अवधारणाओं में उनको मैंने
बहला के फुसला करके अलग अलग कुनबों में उनको बिठा रखा है। लेकिन भारतीय जनता दल सारे इस तरह की दीवारों को तोड़ करके सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के सूत्र में लाना चाहता है और भारतीयता के एहसास से, भारतीयता के भाईचारे के एहसास से उनको एक करना चाहता है। तो उसी प्रयास में वो समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग, कुछ लोग थे, उनसे बात होने लगी, खुली बात होने लगी, वो भी खुली बात करने लगे। वो एक ही तर्क दे रहे थे कि सर हम ही जातिवाद थोड़ी करते हैं, जातिवाद तो सभी करते हैं। तो हमने उनको समझाया कि देखिए, क्या ऐसे देश चलेगा, कैसे हम, क्या ऐसे हमारा ये भारतीय समाज चलेगा, कब तक चलेगा? और इसके लिए तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके लिए तो हमारे उन जो है वो कुर्बानी देने वाले हमारे अमर शहीदों ने इसके लिए कुर्बानी नहीं दी थी, तब वो इसका महत्व देते हैं। तो कहते हैं कि हम क्या करें सर, वो भी जातिवाद करते हैं तो हम भी करते हैं। मैंने कहा पहले तो सर्वप्रथम आप इस बात को समझिए और इसके मर्म को, इसके महत्व को, इसको अहमियत दीजिए। एक अंग्रेजी में कहावत है कि 2 wrongs do not make a right। 2 गलतियां मिलकर के एक सही नहीं बना देती। मतलब कि कोई गलत कर रहा है, उसके आधार पर हम भी वही गलती करें, ये हमको अधिकार या नैतिक अधिकार नहीं मिल जाता। शुरुआत यहीं से करनी होगी। वो समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक इस बात को माने कि नहीं सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कोई गलती समाज जातिवाद का कर रहा है तो हम भी जातिवाद करें, कदाप उचित नहीं है, भारतीय समाज के लिए भी, देश के लिए भी। यही चीज़ हर एक उन भारतीय भाई बहनों को जिनको इन यानी समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, जिन्होंने अलग अलग कुनबों में उनको बिठा रखा है और उनका ब्रेन वॉश कर रखा है, उनको समझाने की आवश्यकता है, उनको साथ में लाने की आवश्यकता है। इसी बीच कुछ और छोटे छोटे अनुभव को साझा किया जाएगा जो ये इस तरफ खुलासा करेंगे, इशारा करेंगे कि ये GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और उसकी रक्षा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी BJP और हमारे आपके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, हम कितने खतरनाक खेल जो है हमारे मुल्क के साथ खेल रहे हैं, ये हमें हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम को समझना आवश्यक है। इसलिए कि जितने भी वाक़यात हैं वो खुद ही इस बात का सबूत है। और हाँ, और एक बात और कि जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं हमारे भारतीय भाई बहनों की ओर से, खास करके उत्तर प्रदेश से, वो भी अब धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए हैं कि ये मोदी जी की सरकार जो है, इन्हीं समाज और देश के शत्रुओं जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, खास करके GNPC गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, बांदल और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनको ये पाल कर रखती है और इनके हर हितों की ये रक्षा करते हैं। और हाँ, वोट जरूर लेते हैं अपने आम भारतीय भाई बहनों से, गरीब भारतीय भाई बहनों से, लेकिन हित साधते हैं इन लोगों। जैसे अब उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं तो जैसा कि मैंने भी बताया कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग थे, जो उनसे इस तरह से भारतीयता के माहौल के साथ प्यार मोहब्बत से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मन की बात कही, जो भी समाज के लिए बहुत हितकारी है। लेकिन समस्या समर्थकों से नहीं है, समस्या है कि समाजवादी पार्टी में जो बोलबाला है वो कुछ गुंडों का है, माफियाओं का है,
उससे समस्या है, और उससे उनके समर्थकों को भी समस्या है, समाज को समस्या है। तो जो इसी पंचायत के चुनाव में जो मैंने जो विजयी हुए हैं, जो जीते हैं, वो बहुत तांडव कर रहे हैं। ये खास करके समाजवादी पार्टी के जीते हुए पंचायत चुनाव में जनता के ऊपर, और वही हाल बहुजन समाज पार्टी का भी है। और इसीलिए ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए किया था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो असामाजिक और गुंडे माफिया तत्व हैं, वो पंचायती व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में वो काबिज हों और हमारी भोली भाली जनता पर इस तरह से उसको परेशान करें और कम से कम उसी स्तर पर उनको शिकार बनाएं। तो ये इस तरह की साजिश जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने की समाजवादी पार्टी का उनके गुंडों के लिए, उनके माफियाओं के लिए और बहुजन समाज पार्टी के भी गुंडे और माफियाओं के लिए, उनके समर्थकों के लिए भी नहीं, जनता के लिए भी। तो और कोई कह रहा था कि शायद कि कोई एक डॉक्टर था CMO, और इस कोविड का जो कोरोना की जो महामारी है, इसमें जब फ़ोन करा था तो करके देखे भाई, जब इतना आपने फ़ोन किया है अब ज़्यादा फ़ोन मत करिएगा, और हमको जो अखिलेश जी ने रखा है तो हमको उसी के अनुसार देखना है। अब ये समाजवादी पार्टी के पोषक अधिकारी इस तरह से कहते हैं कि हमको समाजवादी पार्टी ने रखा है, और तमाम ऐसे हरकत तो मिलेंगे। इनको 4 साल बीत गया योगी आदित्यनाथ को, उनको यही नहीं पता चला कि इस समाजवादी पार्टी जो सत्ता में रही है, उसने कैसे कैसे सरकार में अधिकारियों को, कर्मचारियों को पाला पोसा है, और आज भी वही गंदगी और वही जहर जो है इस सरकारी तंत्र में फैला रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन के ठीक नीचे, उनके नाक के नीचे, तो एक नमूना है। तो कुछ ऐसे जो तत्व आते हैं, यानी GNPC के कुछ ऐसे तत्व या चमचे कह लीजिए, तो भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों से बात करने आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये भारतीय जनता दल या मेरी क्या औकात है, जब ये बीजेपी और उनके मोदी हमारा पानी भरने के लिए तैयार हैं, तो ये भारतीय जनता दल और यूट्यूब वाले वो क्यों बीच में आते हैं। अब उसका कहने के जरा तात्पर्य हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें। जो कह रहा था कि ये बीजेपी और मोदी जी GNPC का पानी भरने के लिए तैयार हैं, भर भी रहे हैं, बात सही है। यही तो भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को बता रहा है, समझा रहा है, निवेदन करके सब स्पष्ट कर रहा है कि सिर्फ वोट एक झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेते हैं हमारे आदरणीय भारतीय अवाम से, लेकिन काम करते हैं, इस हित से आते हैं जो है सबसे पहले GNPC का, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी काकस का, जो कि इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, कोरोना से भी अधिक खतरनाक एक वायरस है। तो अब ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझना शुरू किए हैं, और वही बात
वो जो जेएनपीसी का जो तत्व था या चमचा कर लीजिए, वो भी यही कह रहा था कि जब ये मोदी जी और बीजेपी हमारा पानी भरने के लिए तैयार हैं तो फिर ये यूट्यूब वाले और भारतीय जनता दल बीजेपी को क्यों भड़का रहे हैं। ये इसको जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से देखें और उसी के सुरताल मिलाते हुए इस बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छोट भाई ये जब भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते हैं तो वो इस तरह से कहते हैं कि भाई हमारी कांग्रेस से क्या दुश्मनी, लेकिन ये यूट्यूब वाले सर या भारतीय अवाम ताकत दल जो है वो कांग्रेस के खिलाफ क्यों भड़काते हैं। अरे भाई हम क्यों भड़काएंगे उनको, हम तो ये बता रहे हैं कि आपका जो विरोध है दो ही बात के लिए है, एक तो दिखावा और दूसरा चुनाव के लिए। और असली जो है कि ये जो अभिशाप है इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, जो जेएनपीसी और वाम दल इनको जो पाल करके पोस करके इनकी रक्षा करके इनके आगे घुटने टेक करके हमारी भारतीय आवाम पर जो कर आप ढा रहे हैं, इसी को तो अपने आदरणीय भारतीय आवाम और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाया जा रहा है। और वो धीरे धीरे अब समझना शुरू भी किए हैं कि भला हमने वोट इनको दिया, इस काम के लिए दिया और ये कर क्या रहे हैं। यही तो समझने वाली बात है सबको। और उनको भी, अब बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं, बीजेपी के भी जितने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का जो नेतृत्व जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको भी बड़ी गंभीरता से इसको समझना होगा। यदि देश को इस त्रासदी से निकलना है तो सबको समझना है। तो हाँ, लेकिन जिस तरह से वो अपनी मन की बात सिर्फ मोदी जी नहीं, जो सिखाए पढ़ाए छोट भैया आते हैं और वो जिनके द्वारा सिखाए पढ़ाए जाते हैं वही उसी से तो नमूना मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारी जो है इस कांग्रेस या जेएनपीसी से क्या दुश्मनी, और जो है ये क्यों भड़काते हैं हमको यूट्यूब वाले सर और ये भारतीय अवाम ताकत दल। बात सही है। यही तो धीरे धीरे हमारी आदरणीय भारतीय अवाम समझने लगी है और वो समझने लगी है। और इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हम कहाँ थे, हमने किसको वोट दिया, किस काम के लिए वोट दिया और ये क्या कर रहा है। यह तो उनकी चिंता का विषय है। और इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि अब चिंता करने की उतनी बात नहीं, अब इनको नष्ट में नाबूद बिल्कुल शून्य करने की आपको उठानी पड़ेगी, तभी इनसे निजात मिल सकती है। ये बात जो भारतीय जनता दल उनको समझा रहा है। अब इसी के साथ अब जैसे कि जब भारतीय जनता दल अपने उन अमर शहीदों जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर बिहार, इनका उल्लेख विशेष रूप से इसलिए ज़रूरी है। ये हमारे जो अमर शहीद खुदीराम बोस जो मुजफ्फरपुर बिहार के थे, सबसे कम उम्र में इन्होंने अपनी जान दी थी या इनको फांसी ले दी थी। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष। ऐसे हमारे अमर शहीद रहे हैं जिनमें ये जज्बा रहा है कि मुल्क के लिए खातिर हम कुर्बान हो रहे हैं, और भी 12 वर्ष में।
और आज जब आज़ादी मिल गई तो तमाम ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी और जो है उद्धव ठाकरे और RJD समाज को तोड़ने के लिए इस गंभीरता को, और फिर वो विजयन, स्टालिन, भारतीय समाज को तोड़ने के लिए। इसलिए ये हमारे सभी भारतीय भाई बहनों का कर्तव्य हो जाता है कि इनको मत पेटी पर शून्य करके नष्ट में नाबूद करें, और जो ये अभिशाप बने हुए हैं इस मुल्क के लिए, उस अभिशाप को हटाने का एक रास्ता बनाए। यही बात भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को निवेदन के साथ समझाना चाहता है। तो जब ये तथ्य जनता में फैलने लगा और जनता इसको समझने लगी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको समझने लगे, इसका प्रसार होने लगा, तब इससे घबरा करके ये सुना गया कि एक GNPC का चमचा या नेता, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि वो ये कह रहा था कि भाई आज़ादी की लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, ये तो खामखा आकर के टांग अड़ा करके अपनी जान दे करके, जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये वो लोग हैं। तो भारतीय जनता दल ने फिर ये बताना चाहा और बता भी रहा है कि देश को आज़ादी हमारे इन्हीं अमर शहीदों ने, जिन्होंने भारत माता की बलिवेदी पर अपने प्राण सहित सर्वस्व खुशी खुशी सहर्ष जो है न्यौछावर कर दिया। यही हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से थे, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु से थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा जो कि कर्नाटक से थी, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू जो कि नागालैंड से थी। तो भारत के कोने कोने से लोगों ने सहर्ष खुशी खुशी भारत माता की बलिवेदी पर प्राण सहित सर्वस्व न्यौछावर किया है। और सिर्फ जज्बा क्या था, ये हम भारतीय हैं और जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने भारतीय भाई बहनों के लिए कर रहे हैं और अपने मुल्क भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। ये भावना, आज उसी भावना की बहुत ज़रूरत है, उसी भावना के संचार की बहुत ज़रूरत है। और भारतीय जनता दल को और भारतीयता को, दोनों को ताकत जो है इसी भावना से, जिस भावना से उन्होंने अपना ये आज़ादी के लिए अपना प्राण से सब कुछ न्यौछावर किया था कि हमारे देश के सभी लोग अपने भारतीय भाई बहन हैं और हमारा मुल्क, देश, भारतवर्ष ये सब कुछ है, इसी के बराबर और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये भावना थी हमारे अमर शहीदों की, उसी भावना की आज बहुत ज़रूरत है। इस बात को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और सभी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इस बात को समझे। तो जैसे जैसे हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम ये बात समझती जाएगी, इसका प्रचार होता जाएगा और हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला इत्यादि की कुर्बानियाँ और शहादत जनता के जनमानस में लोकप्रिय होती जाएंगी। वैसे ही इस देश की सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ी दुश्मन और इस देश के सबसे बड़ी अभिशाप, इस देश को लूटने वाली, लूट करके
अरबों खरबों से भी ज़्यादा काला धन विदेश में जमा करने वाले, और कोई भी संस्था, कोई हम भी हमारी संवैधानिक संस्था को इसने बंधक न बनाया हो, जिसका कि दुरुपयोग न किया हो अपने पापों को ढकने के लिए या अपने पापों को या रास्ते को सुगम बनाने के लिए, तो वो धीरे धीरे जो है वो बेनकाब होती जाएगी और उसकी बौखलाहट बढ़ती जाएगी। तो ये उसी का बौखलाहट का नतीजा था कि जो कैसे इस तरह से बोल रहा था कि आज़ादी की लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, जबकि सच्ची हकीकत यह है कि इन्हीं अमर शहीदों की शहादत कुर्बानी के बदौलत आज़ादी मिली। ये जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार ने अपने ही आदमी, अपने किसी अंग्रेज के द्वारा 1885 में किया था, सिर्फ इसीलिए वो मुखबिरी और दलाली की। और ये बात जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि इनके जो चाटुकार इतिहासकार जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का इतिहास लिखा, वो भी इस हकीकत को छुपा नहीं पाए, उनको कहना पड़ा, लेकिन एक दूसरे तरीके से, दूसरे अल्फाजों में, कि कांग्रेस पर एक तहमत लगता था, आरोप लगता था कि वह जो है वो अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी बात थी। और जैसा कि बताया गया है कि जेएनपीसी की गद्दारी, जेएनपीसी की नहीं, ये कांग्रेस की गद्दारी और अंग्रेज़ों या अंग्रेजी सरकार के मंसूबों को पूरा करना, यानी हिंदू मुस्लिम डिवाइड उनका मंसूबा था, उसको पूरा करके देश के साथ गद्दारी करने का सिलसिला 1885 तो में उसकी स्थापना हुई, लेकिन ज़्यादा मुखर होकर के वो 1909 से शुरू हो गया, जो कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड की जो डिज़ाइन थी, जो उसका एक साजिश थी अंग्रेज़ों की, अंग्रेज सरकार की, तो पहली खेप थी जिसमें कि मुस्लिम को एक अलग मतदाता यानी मंडल दे करके उनको अलग करने की एक साजिश थी। तो उस इंडियन काउंसिल एक्ट को इस कांग्रेस ने ऐसे ही उसको मान लिया और वहीं से पाकिस्तान बनने की नींव इसने डाली, इस कांग्रेस। और फिर गांधी यानी जो यहाँ की भारत की पॉलिटिक्स में आने के पहले वो अफ्रीका में था और यहाँ की पॉलिटिक्स में 15-16 के बाद ही आया। मतलब कि 1915 1916 के आस-पास में आया है। लेकिन उसके पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1914 वाला, उसमें उस दौरान भी इस मोहनदास करमचंद गांधी ने इस मुल्क के साथ गद्दारी की। और वो क्या गद्दारी है कि हमारे दुश्मन अंग्रेज़ों की सहायता के लिए भारतीयों को उसकी सेना में भर्ती करवाया। कोई देखिए, इसमें जितने भी बीजेपी का मुखौटा पहन करके वो हैं, वो जीएनपीसी के एजेंट, मुखौटा पहने बीजेपी का, जिस तरह से वो अपना एक मुहिम चला रहे हैं। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने से आपको लगता होगा कि ये बीजेपी का ये प्रचारक है या बीजेपी का एजेंट है। ऐसा हरगिज नहीं, वो बीजेपी का एक मुखौटा पहना है, वो पक्का एजेंट है जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का। वो भेष बदला हुआ है और वो भी छल, इस देश के साथ छल करने के लिए, कपट करने। तो ये जो है कांग्रेस हमेशा से छली रही है और कपटी रही है देश के खिलाफ। तो कोई उसका इस प्रकार का चमचा एक पोस्ट किया था, देखा गया था इसमें यूट्यूब पर, कि जो हमारे मैंने युद्ध सैनिक
प्रथम विश्व युद्ध के, जिनका नाम इंडिया गेट पर दर्ज है, तो वही उसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम का जो जहर है उसी को व्यक्त करने के लिए दिखा रहा है कि इसमें एक मुस्लिम नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि इन सारे को भर्ती जो है वो किसने कराया, उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। इसको नहीं बता रहा है। और तो जो पहला आंदोलन इस देश की जनता ने इस अंग्रेजी सरकार के जुल्म और सितम से उठ करके जो पहला आंदोलन या यानी असहयोग, इसके पहले यही जो हमारे इस्लाम आस्था के थोड़ा दुर्भाग्य है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज में कुछ ऐसे कट्टरवादी तत्व हैं कि जिनकी संवेदनशीलता बाहर के प्रति रहती है। कोई टर्की का मामला हो, कोई सऊदी अरेबिया का मामला हो, तो यहाँ पर आंदोलन करते हैं। इस देश में जो है वो विप्लव पैदा करते हैं। यह प्रवृत्ति पहले भी थी। तो टर्की के मामले को लेकर के वही कट्टरवादी तत्व जो है यहाँ पर एक आंदोलन चला रहे थे, उसका नाम था खिलाफत। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, वो जो खिलाफत आंदोलन था, जो कि टर्की की बात को लेकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं उनका आंदोलन था, उसको इसने आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन का नाम दे दिया। कौन? ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। कितनी बड़ी गद्दारी है, जरा हमारे भारतीय भाई बहन देखें। और फिर जब ये असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ना शुरू हुआ और करीब 3 साल चला, तो चौरी चौरा कांड के बहाने इसने उस आंदोलन को बंद भी करा दिया। बंद करने पर खास करके बाल गंगाधर तिलक और हमारे लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने कहा था भाई कि आंदोलन जनता बड़े मुश्किल से खड़ा करती है। जो माहौल पूरा दबा के रखे थे वो अंग्रेजी सरकार, क्योंकि फिर भी लोग जो है मिल करके एक आंदोलन खड़ा किए थे। और आंदोलन में एकाध हिंसक घटनाएं हो भी जाती हैं, लेकिन क्या बहाना लिया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने चौरी चौरा का, और जो है उसको बंद करा दिया। ये गद्दारी है, जरा देखिए। और इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1931 में शुरू हुआ, उसको भी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इसलिए मैंने ये तर्क दे करके बंद कराया कि उसको लॉर्ड इरविन जो वायसराय था उससे बात करनी है। और उसके लिए तर्क ये गढ़ा कि चूंकि उस मोहनदास करमचंद गांधी को द्वितीय गोल मेज सभा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सेकेंड RTC जो कि लंदन में होने वाली थी, उसमें भाग लेने जाना है, तो उसके पहले उसको वायसराय लॉर्ड इरविन से बात करनी है। तो बात करने के लिए वो सविनय अवज्ञा का आंदोलन जो है उसने बंद कराया। और उसके कुछ ही दिन पहले ये हमारे जो अमर शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को फांसी जब लगने वाली थी, देश में काफ़ी उबाल था और इस पर दबाव था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी पर कि भाई जाकर इसलिए कि तुम्हारी अंग्रेज़ों के साथ बात होती रहती है, तुम्हारी बात मानते भी हैं, सुनते भी हैं, तो जाकर के वायसराय लॉर्ड इरविन से कह करके इन अमर शहीदों की फांसी रुकवा दो। तो पहले तो ये बहुत टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब इस तरह का उबाल, इस तरह की देशभक्ति की लहर इनके पक्ष में, हमारे इन अमर शहीदों के पक्ष में पूरे देश से बोरी चिट्ठियों, उसमें तो कोई मोबाइल तो था नहीं,
बोरा चिट्ठियों के द्वारा ये हो रही थी। और खुद कांग्रेस के अंदर भी इसका विरोध होने लगा था कि ये जो है क्यों नहीं बात कर रहा है लॉर्ड इरविन से। तब ये जाकर के लॉर्ड इरविन से क्या कहता है, क्या लॉर्ड इरविन वायसराय को ये क्या पढ़ाता है कि अरे भाई ये लोग तो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं और इनको अच्छा। उसके पहले क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु के पक्ष में जो इतनी लहर चल रही थी हमारे देश में, और भगत सिंह की लोकप्रियता बिल्कुल आसमान छू रही थी, और इसी के चलते इस गांधी की लोकप्रियता नीचे धंस रही थी। इसके भी डर के मारे वो गया ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी लॉर्ड इरविन वायसराय लॉर्ड इरविन से बात करने के लिए। तो जाकर के एक तो पहले टाल मटोल कर रहा था, लेकिन जब गया भी तो अब उसकी ज़रा करतूत को ज़रा देखिए। उसके करतूत को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय हम देखे जाकर क्या कहता है कि अरे भाई ये लोग जो है तो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं और इनकी बातें बड़े ध्यान से जनता सुनती है। यदि इनको कुछ हो गया तो बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ी अशांति फैल जाएगी, और इतनी बड़ी अशांति फैल जाएगी कि शायद आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएँ। एक काम आप कर सकते हैं कि जो फांसी आप जो है कल लगाने वाले हैं सुबह को, और वो मैंने वो तिथि मुकर्रर हो गई थी 24 मार्च 1931 को। अच्छा होगा कि इनको शाम को ही मार दीजिए। ये उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की ही सलाह पर फांसी की परंपरा है, हमेशा सुबह ही लगती है, और इन लोगों की भी फांसी 24 मार्च 1931 की सुबह को ही लगनी थी। लेकिन उस परंपरा को तोड़ करके जो ये सिखा के आया था कि इनको 12 घंटे पहले ही मार दीजिए, उसके अनुसार जो है शाम को ही इन लोगों को मार दिया गया फांसी दे करके। अब किस स्तर का ये गद्दार है मोहनदास करमचंद गांधी, ये देश देखे। आप सभी ने जयचंद की गद्दारी सुनी होगी, मीर जाफर की भी गद्दारी सुनी होगी, उनके चर्चे भी सुने होंगे। तो जरा इसकी गद्दारी को देखिए और तुलना करिए, और आपको भी अनुभव होगा कि इसकी गद्दारी के आगे जयचंद की हो चाहे मीर जाफर की गद्दारी कितनी छोटी और कितनी बौनी दिखती है। अब भारतीय जनता दल इस कांग्रेस की जो गद्दारियां हैं इस मुल्क के खिलाफ, उसका नमूना आगे बताता जाएगा, और यह देश को जानना बहुत जरूरी है। तो अब तक जो ये भारतीय जनता दल हमारे इन अमर शहीदों की कुर्बानी और शहादत की बात लोगों में बताने की कोशिश की और लोग समझना शुरू किए, उसकी बौखलाहट के चलते सुनने में आया कि कोई केरल का कोई GNPC का गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इसको आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कर रहे हैं अभी भी। उसका कोई नेता केरल का कह रहा है कि यदि हमारी सत्ता आ गई तो हम इतिहास के पन्नों से ही सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्लाह को ही निकलवा देंगे और देश उनको भूल जाएगा। ये देखिए जहर GNPC के लोगों में इन हमारे अमर शहीदों के प्रति। अब तक तो ये दबा के रखे थे, और ये तो पता है कि जो इन सबों ने अपने जादूकार इतिहासकारों से जो आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास लिखाया, उसमें इन शब्दों से संबोधित किया है इन जादूकार इतिहासकारों ने हमारे इन अमर शहीदों को। जैसे हमारे
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला इत्यादि को आतंकवादी क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, ये उनका। और भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह तो सीधे आतंकवादी। जैसा कि बताया गया था कि वो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, जैसे आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, उसकी परीक्षा में एक बार आया था निबंध लिखने के लिए कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखिए, ये है उसका। इस तरह की साजिशें जो है जीएनपीसी ने या कांग्रेस ने हमारे इन अमर शहीदों की, जिन्होंने अपनी जान दी, जिन्होंने अपनी जान दी खुशी खुशी, और सर जो है फांसी के फंदे को चूमा, उन्हीं की कुर्बानी शहादत के बदौलत आज़ादी मिली। ये कांग्रेसी अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली कर रहे थे। उनको ये किसी को आतंकवादी, किसी को क्रांतिकारी आतंकवादी कह करके किनार करते हैं। आज जब ये असलियत भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने रख रहा है, भारतीय आवाम इसको समझ रही है, इसका प्रचार हो रहा है, तो इनकी बौखलाहट हो रही है। और वो इस तरह से कर रहे हैं कि यदि हमारी सत्ता आई तो हम इतिहास से ही इन लोगों को निकलवा देंगे सीधे। अरे अब तुम्हारी सत्ता को तो भूल जाओ, अब तुम वो दिन देखो कि जिस दिन भारत से तुम्हारी फाइनल अंतिम विदाई हो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। और उसका संकेत हम, ये जो तुम्हारा गद्दार राहुल है, अमेठी से भागा न वायनाड में, उसका ये भ्रम था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसका समर्थन की, तो एक बार भूल से ये उनसे गलती हो गई। अब वही जब ये चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, और सारी की सारी जो विधानसभा की सीट जो है उसके लोकसभा के क्षेत्र वाली सब में जो है ये जीएनपीसी बिल्कुल लौट गई, धूल दूसरित हो गई। और वहाँ के लोगों ने, और इसके पहले भी भारतीय जनता दल ने कहा था कि हमारे खास करके जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं वायनाड के, और भी भारतीय भाई बहन हैं, एक बार इसको लात तो मारें, देखिए अपनी असलियत पे आ जाएगा। अब हारने के बाद अब इनको भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। शायद वो तमिलनाडु में कोई अब ईसाई भारतीय भाई बहनों का पल्ला पकड़ने की जो है कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा लोकसभा का क्षेत्र है तमिलनाडु में, जो कि हमारे ईसाई भारतीय भाई बहनों का बाहुल्य है। लेकिन हमारे लिए तो सभी भारतीय भाई बहन प्रिय हैं, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, चाहे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, चाहे हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, चाहे हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई, सभी प्रिय हैं, सभी आदरणीय हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है कि इसको ऐसा लात मारिए कि वहाँ से भी सीधे यहाँ से जाकर, जब यहाँ से भागे तो जाकर इटली ही रुके, और वही नहीं रुके तो सोनिया भी यहाँ से भागे, प्रियंका भी भागे, तब कुछ अभिशाप कटेगा इस देश। तो ये क्या, हाँ, लेकिन उनके इन सबों के मन में जो जहर है, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू की कुर्बानी शहादत जब आज देश में लोकप्रिय हो रही है, जनता इनको महत्व दे रही है, इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, तब इनकी ये बौखलाहट बोल रही है, इनका जहर बोल रहा है कि हम इनको
इतिहास के पन्नों से निकलवा दिया। लेकिन उसके पहले ही हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय अवाम इनको ऐसा जवाब देगी कि यहाँ से सीधे जो करके वो इटली में ही रुकेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि यहाँ से अब इटली जाने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये बीजेपी और मोदी जी, ये इसको भागने नहीं देंगे। इसलिए अपनी भारतीय अवाम से ये दरख्वास्त है कि इनको भी शून्य करिए, इनको भी सबक सिखाना है। इन्होंने एक झूठे, नकली और छलपूर्ण, कपटपूर्ण राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये धोखा दिया है अपने भारतीय अवाम से, वोट लिया है, वोट लेकर के जो धोखा दिया है अपने अवाम को के साथ, और जो रक्षा कर रहे हैं गांधी नेहरू परिवार चांद्रा चौकड़ी के साथ और दूसरों को, इनको भी नस्ल में नाबूद करना है। अच्छा, एक समाचार और मिला है कि ये जो 10 ये अकबर रोड पे जो 2-3 कोठियाँ थी उसको भी खाली करा करके ये मोदी सरकार ने इस जीएनपीसी को थमा दिया। तो हर तरह से ये जो है मोदी सरकार या श्री मोदी जी इसी जीएनपीसी की ही सेवा कर रहे हैं, जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है। यही चीज़ अब हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारतीयता की भावना से और उस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है और मन में ठाने की आवश्यकता है कि अब मत पेटी पर इन सारी शक्तियों को शून्य करना है, नष्ट में नाबूद करना है। क्योंकि ये आदेश, ये निर्देश हमारे शहीद आजम भगत सिंह का है। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को इन पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।